जब भी किसी भी एक्ट के बगल में कोई 4 डिजिट का नंबर होता है, वो बताता है कि ये एक्ट किस साल में आया है। हम लोग अभी तक का सबसे पुराना एक्ट कौन सा पढ़े हैं? सबसे आदम ज़माना का एक्ट, कोई बता सकता है? हम लोग 3-4 एक्ट पढ़ लिया, पार्टनरशिप, कंपनीज, एलएलपी, सोगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पुराना कौन है इनमें से? वेरी गुड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, 1872। उसके बाद आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो कि है 1881 का। भैया, ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, इसका सीन क्या है? देखो, 2 वर्ड से ये एक्ट बना है। ओके, लेट मी ओपन अ न्यू पेज। नेगोशिएबल एंड इंस्ट्रूमेंट, 2 वर्ड है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो इसका मतलब तो समझ में आ गया भैया, ये एक्ट है, ये प्रॉपर पास हुआ था, कैसे क्या है इसके बारे में हम लोग सब कुछ जानते हैं। हम लोग को जानना है 2 वर्ड्स का मतलब। पहला तो नेगोशिएबल का मतलब एंड दूसरा इंस्ट्रूमेंट का मतलब। ठीक है, तो भैया ये जो नेगोशिएबल है, इसका मतलब क्या होता है? अभी हम लोग अगर बेवकूफ होंगे, क्योंकि हम लोग हर कोई होते हैं जब तक प्रॉपर बात क्लियर ना हो। नेगोशिएबल मतलब हम लोग समझते हैं कि भैया इसका मतलब होता है नेगोशिएट करना, मोल भाव करना। यहाँ पे इसका मतलब नेगोशिएट करना नहीं होता है, यहाँ इसका मतलब होता है मेयर डिलीवरी। तो ये बेवकूफी तुम लोग नहीं करेगा अब भैया। यहाँ पे नेगोशिएबल का मतलब आप बता दिए हैं, मेयर डिलीवरी होता है। मतलब सिंपली डिलीवरी का मतलब हम लोग इंग्लिश में बोले तो नेगोशिएबल। ठीक है, इसको और क्या बोल सकते हैं? ट्रांसफरेबल। जो ट्रांसफरेबल हो, ये ज्यादा इजी है ना ट्रांसफरेबल। चलो मेयर डिलीवरी बोल लो, ट्रांसफरेबल तो याद होगा, जो इजीली ट्रांसफर कर सके। ठीक है भैया, ये तो समझ में आ गया। ये इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एनी रिटन डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट जो लिखित हो, एंड बाय विच अ राइट इज गिवन टू अ पर्सन। दोनों वर्ड का मतलब समझ रहे हैं हम लोग? पहला वर्ड का मतलब नेगोशिएबल का मतलब ट्रांसफरेबल, इंस्ट्रूमेंट का मतलब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो लिखित में हो और जिससे किसी भी इंसान को राइट दिया जाए। कुछ कॉपी नहीं करना है, सब किताब में है, हम अंडरलाइन कराएंगे। ठीक है भैया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दोनों का मतलब सीख गए। अब यही चीज को देखो, बुक में भी लिखा है। ठीक है, ये देखो, नेगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल, इंस्ट्रूमेंट मतलब रिटन डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग अ राइट इन फेवर ऑफ सम पर्सन। ट्रांसफरेबल का मतलब भैया समझ में आया कि अगर आप हमको दिए हैं तो हम ये इंस्ट्रूमेंट किसी और को दे सकते हैं। और इंस्ट्रूमेंट का मतलब में रिटन डॉक्यूमेंट तो समझ में आया कि ये लिखित में होता है, ओरली नहीं हो सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। हमको आप ये समझाइए, अ राइट इन फेवर ऑफ सम पर्सन का क्या मतलब हुआ? तो अ राइट इन फेवर ऑफ सम पर्सन का मतलब है कि मानो हम तुमको लिख कर दिए एक पेपर में, आई प्रॉमिस टू पे यू ₹100 ऑन 15th ऑफ अप्रैल। इसका मतलब है कि हम 15 अप्रैल को तुमको 100 रुपया देंगे। अब तुम्हारे पास जैसे ये पेपर आएगा, तुमको एक राइट मिला, एक हक मिला कि भैया से हम 100 रुपया ले सकते हैं। अगर हम नहीं देंगे तो तुम्हारे पास प्रूफ है दिखाने के लिए कि भैया ये देखिए लिखित में है, आपको देना पड़ेगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ऑलवेज इन राइटिंग, और इसके कारण क्या होता है, किसी के फेवर में एक हक क्रिएट होता है। यहां तक बात क्लियर हो गया? अच्छा, अब बोलता है एकदम आम भाषा में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या बोल सकते हैं भैया? एक पीस पेपर का एक टुकड़ा, दैट्स इट, which entitles to a sum of money and which is transferable from one person to another। नॉर्मली एक कागज का टुकड़ा जो आपको एक राइट दे रहा है, आपको एक हक दे रहा है पैसा लेने के लिए किसी से, और ये भी नहीं बोल रहा है कि वो आप ही को मिलेगा, आप किसी और को भी दे सकते हो, आप किसी और को भी ट्रांसफर कर सकते हो, डिलीवर कर सकते हो। इसीलिए तो इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं।
अच्छा, हम तुमको दिए एक चेक और वो चेक तुम किसी और को दे रहा है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? हम तुमको एक चेक दिए और वो चेक तुम किसी और को दे रहे हो, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को याद करो, चेक हटाओ। इंडोर्समेंट। वेरी गुड, इंडोर्समेंट बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं इंडोर्समेंट। तो ट्रांसफर जो होता है एक पर्सन से दूसरा पर्सन में, इंडोर्समेंट, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अलाउड है। ठीक है, ओके। अभी जनरल प्रिंसिपल क्या है? जनरल प्रिंसिपल है, एक सेकंड, जनरल प्रिंसिपल है कि नो वन कैन बिकम ओनर ऑफ एनी प्रॉपर्टी unless the person who sold the property to him is the true owner of the said property. लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये रूल नहीं है। मतलब भैया, मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मानो मेरे पास एक मोबाइल है जो चोरी गया, क्या वहां तुमको बेचेंगे तो तुम असली ओनर हो जाएगा उसका? भैया ये तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ाए थे कि अगर हम लोग कोई भी सामान खरीदते या बेचते हैं जिसके हम लोग ओनर नहीं होते, तो हम लोग जिसको बेच रहे हैं वो बोनाफाइड नहीं माना जाता है, माना जाता है कि वो गुड फेथ में नहीं हो रहा है। बट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये केस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल तुम ही सोचो ना, हम तुमको एक चेक साइन करके दिए, ठीक है, ब्लैंक चेक था, खाली अमाउंट लिखा हुआ था। अब तुमसे वो चेक खो गया, वो चेक किसी और को मिल गया, क्या वो उसको बैंक में ले जाके इनकैश करा सकता है? उसमें नाम नहीं था, खाली अमाउंट था, दैट्स इट, और तुम्हारा साइन था, बिल्कुल करा सकता है भैया। और क्या हम लोग बैंक पे केस कर पाएंगे कि तुम उसका पैसा क्यों दिया? नहीं कर पाएंगे भैया, हम लोग का गलती था, हम लोग नाम नहीं लिखे। तो ये क्या हुआ भैया? इसका मतलब जनरल प्रिंसिपल जो है कि अगर तुम किसी प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है तो तुम उसको नहीं बेच सकता, ये यहाँ पे नहीं लगेगा। अगर हम उस चेक के ओनर नहीं है और फिर भी मेरे पास वो चेक है, हम उसको इनकैश करा सकते हैं। और सिंपल समझाते हैं, हम जो है ए है, हम बी को एक चेक दिए, बी यही चेक सी को दे दिया, इसका असली ओनर कौन है भैया? हम लोग हैं, ए। बट पैसा मिलेगा किसको भैया? सी। ऐसा कैसे हो रहा है भैया? यही तो बताने का कोशिश कर रहा है कि इसमें ओनरशिप से मतलब नहीं है, जिसके हाथ में वो कागज का टुकड़ा है उसको पैसा मिल जाएगा। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग, ये लोग 3 ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसको स्पेसिफाई करता है कि भैया ये तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का गिनती में आएगा। पहला प्रॉमिसरी नोट, दूसरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तीसरा चेक। ठीक है, और बोलता है कि ये तीनों चीज दो तरीके से पेमेंट किया जा सकता है इन तीनों का, या तो ऑर्डर पे कि जब हम ऑर्डर दे तब पे करो, या फिर बियरर बेसिस पे कि जिसके हाथ में ये पेपर हो तब पे करो। भैया ये ऑर्डर और बियरर वाला किस्सा समझ में नहीं आया, आगे जाके हम लोग इसको और क्लियर समझेंगे। उससे पहले हम लोग को ये चीज का ध्यान रखना है कि जो भी ये तीनों में से कुछ भी लेगा, या तो प्रॉमिसरी नोट, या तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या तो चेक, वो बोनाफाइड होना चाहिए और उसमें कोई वैल्यू होना चाहिए, डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। डिफेक्ट मतलब क्या हुआ भैया? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में तुम चेक में कोई साइन किया जो कि गलत है, तुम चेक में नाम या डेट लिखना भूल गया जो कि गलत है, तुम बिल पे कर रहा है, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो ड्रॉ कर रहा है और तुम साइन करना भूल गया, वो गलत है। ये सब डिफेक्ट है ना, ये सब क्या इन्फोर्स होगा? तुम बिना साइन किया हुआ चेक अगर बैंक में लेके जाओगे तुमको कैश मिलेगा? नहीं भैया। तो यही बता रहे हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया भैया। आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को ना अच्छे से एक्सप्लेन किया है अलग अलग पॉइंट्स। देखो, बोलता है कि प्रोमिसरी नोट हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, चेक हो, ये पेएबल टू द ऑर्डर टू विच इट इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल, या फिर विच इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन एंड डज नॉट कंटेन वर्ड्स प्रोहिबिटिंग ट्रांसफर और इंडिकेटिंग एन इंटेंशन दैट इट शैल नॉट बी ट्रांसफरेबल। भैया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नाम है नेगोशिएबल, जिसका मतलब होता है ट्रांसफरेबल। अगर हम वहां पे लिख दें चेक में नॉट ट्रांसफरेबल,
तो क्या इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत गिनती मिलेंगे? नहीं। हम तुमको कुछ दिए जो तुम आगे ट्रांसफर कर ही नहीं सकता है, तो वो तो इस एक्ट में आएगा ही नहीं ना। क्यों भैया? क्योंकि इस एक्ट का नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, और नेगोशिएबल का मतलब हम लोग क्या सीखे हैं भैया? ट्रांसफरेबल सीखे हैं। तो उसका उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होना इस जरूरी, कंपलसरी, ये नहीं तो इस एक्ट के अंदर वो आएगा ही नहीं। पहला बात तो भैया आप क्लियर कर दिए कि ट्रांसफरेबल होना जरूरी है। दूसरा बात, या तो ईदर ओरिजिनली, देखो क्या बोलता है, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक ईदर ओरिजिनली विच इज एक्सप्रेस टू बी सो पेएबल और ऑन विच द ओनली और लास्ट इंडोर्समेंट इज एन इंडोर्समेंट इन ब्लैंक। इसका मतलब क्या है भैया? हम तुमको चेक दिए, तुम वो किसी को भी दे सकता है, इंडोर्स कर सकता है, जो लास्ट इंडोर्समेंट है ना वो ब्लैंक होना चाहिए। जब इंडोर्समेंट करते हैं ना, जैसे हमारे इस केस में ए बी को दिया, बी सी को दिया, ठीक है, बी जब सी को दिया तो वो लिख दिया नॉट ट्रांसफरेबल, ये ब्लैंक इंडोर्समेंट नहीं है। आगे जाके हम लोग सीखेंगे कैसे इंडोर्समेंट होता है, कैसे क्रॉसिंग होता है, ये ब्लैंक इंडोर्समेंट नहीं है, क्योंकि अब ये नॉन ट्रांसफरेबल है। तो क्या ये सी किसी और को दे सकता है? नहीं भैया। तो ब्लैंक ट्रांसफरेबल होगा वो तभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा अगर उसमें हम लोग कुछ लिख दिए जिससे ये पता चल रहा है कि अब इसको आगे हम किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, इस एक्ट से वो शांति से बाहर निकल जाएगा। और क्या बोलता है? expressed to be payable to the order of a specified person and not to him or his order, it is nevertheless payable to him or his order at his option। सिंपल वर्ड में, ए जब चेक दिया होगा तो क्या बोलता है भैया? ए जब चेक देता है तो ऑर्डर दे रहा है बैंक को, ऑर्डर दे रहा है बैंक को कि बैंक ये चेक लेकर जब बी आएगा तुम उसको मेरा अकाउंट से पैसा दे देना। तो ये हो गया ऑर्डर, हो गया ना। ये बहुत बार होता है टाइम होता है। कैसे भैया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज याद करो, फॉर 3 मंथ। ये टाइम वाला सिस्टम हो गया कि 3 महीना बाद जब बी आएगा बैंक उसको पैसा दे देना। पहले भी आएगा तब बोल दे रहे हो, समझा? क्या बोल रहा है? हेलो शिवम, पहले भी आएगा तो भी दे देगा ना। हाँ तो वो तो डिस्काउंट करके देगा ना। ध्यान से मेरा बात को समझो। इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है चेक वाला हिसाब किताब, जिसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। इस पर टाइम का कोई पाबंदी नहीं होता, रीजनेबल टाइम में जाओ पैसा निकाल लो। एक होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसमें भी दो टाइप आता है। एक होता है ऑर्डर, कि टाइम से पहले जाके तुम उससे पैसा निकाल सकते हो, और एक होता है टाइम, ये जो होता है ना फॉर 3 मंथ, इसको बोलते हैं टाइम बार्ड इंस्ट्रूमेंट। टाइम का पाबंदी लगा हुआ है। हम लोग को यहाँ पे क्लियर बोल रहे हैं कि अगर प्रोमिसरी नोट हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, चेक हो, इसको कभी भी हम लोग दे रहे हैं किसी को तो ऑर्डर वाला हिसाब किताब होता है कि वो जब चाहे बैंक को ऑर्डर करके पैसा ले सकता है। ये इसमें प्रेजेंट होगा ही होगा। जैसे अभी शिवम बोला भैया पहले भी तो जाके ले सकते हैं, तो यही बोल रहा है कि ऑर्डर वाला हिसाब किताब होगा ही होगा, टाइम वाला तो सेकेंडरी है। ठीक है, ओके भैया। अब a negotiable instrument may be payable to 2 or more persons jointly। भैया हम लोग दो या फिर दो से ज्यादा लोग को एक चेक में सल्टा सकते हैं, बिल्कुल। तुमको पेमेंट करना है एक कंपनी के पार्टनर को, ए बी सी को, तो हम लोग कैसे जॉइंटली चेक दे देते हैं किसी, मतलब इसका कंपनी का नाम है एक्स वाई जेड लिमिटेड, तो उसके नाम पे पेमेंट कर देते हैं। तो हम लोग जॉइंटली पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर तीनों राजी है, ए बी सी बोल रहा है ठीक है तीनों को दे दो ना, हम लोग बाद में सेलेक्ट लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तीनों का मंजूरी होना जरूरी है। ठीक है, नो प्रॉब्लम भैया। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इट इज इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एक सेकंड रुकना।
बात कर रहे हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब क्या हुआ भैया? जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है उसके कुछ फीचर्स हैं एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम। सीए का जो बच्चा लोग है वो लोग को इंटर में ये सब पढ़ना है, ठीक है, और सेमेस्टर एग्जाम्स में तो है ही। ओके, पहला कैरेक्टरिस्टिक है फ्री एंड इननंबरेबल ट्रांसफर, यानी कि ट्रांसफर पे कोई लिमिट नहीं है, वो इनफिनाइट टाइम्स ट्रांसफर हो सकता है। इसको अगर हम लोग प्रोफेशनल भाषा में बोलें तो टर्म यूज होता है एड इंफिनिटम, जिसका मतलब होता है ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। जब तक डेट ऑफ मैच्योरिटी आ रहा है तब तक हम कितना बार भी ट्रांसफर करें, हमको रोक नहीं सकता है कोई। बात को समझो, एक बिल है जो 3 महीना बाद पेएबल है, मानो उसका पेमेंट का डेट है 15 जुलाई, तो 15 जुलाई तक हम जितना चाहे उतना बार इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ए बी को देगा, बी सी को देगा, सी डी को देगा, जितना बार चाहे, कोई दिक्कत नहीं। बट एक बार 15 जुलाई आ गया उसके बाद किसी को दे सकते हैं भैया, उस दिन तो पैसा मिलेगा जिसके हाथ में भी होगा, जो भी उस टाइम होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा, यानी कि जिसके पास वो चेक या फिर वो जो भी एनआई है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, होगा, ही विल रिसीव द पेमेंट। वो तो पे ही हो जाएगा ना उस टाइम। हाँ भैया, यानी कि भैया क्लियर हो गया, एड इंफिनिटम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितना बार भी ट्रांसफर हो सकता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नॉर्मली डिलीवरी से ट्रांसफर होता है, यहाँ पे ए बी को दिया, यहाँ पे डिलीवरी हो रहा था भैया, और इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी भी होता है, कि हम इंडोर्स किए हैं तो इंडोर्स करके डिलीवरी हुआ। दो टाइप से होता है ट्रांसफर, एक नॉर्मली हम तुमको दिए, तुम किसी और को देगा तो वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। ठीक है, ओके भैया, क्लियर है, ठीक है। अगला है फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। ये तो हम पहले ही क्लास स्टार्ट किए थे तो बताए थे कि अब चेक या फिर बिल्स या फिर प्रॉमिसरी नोट में तुम साइन नहीं किया, साइन गलत कर दिया, ये सब चीज डिफेक्ट माना जाता है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का एक खासियत है, ये बोल दिया कि डिफेक्ट वाला सामान तो हम लेंगे ही नहीं। द होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑब्टेन्स द गुड टाइटल, उसको तभी पैसा मिलेगा अगर अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज फ्री फ्रॉम एवरी डिफेक्ट, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। भैया होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स वो होता है जिसको इंस्ट्रूमेंट मिलता है। किस रीजन से मिल सकता है? हो सकता है फॉर कंसिडरेशन, तुम उससे कुछ खरीदा है, पैसा के तौर पे तुम उसको दिया। हो सकता है मैच्योरिटी से पहले तुम इंडोर्स वगैरह करके किसी के हाथ में पहुंचाया हो। एंड तीसरा, विथआउट एनी नोटिस एज टू द डिफेक्ट इन टाइटल ऑफ द ट्रांसफर, जब तुम किसी को भी चेक देगा तो डिफेक्ट का नोटिस मिल जाता है। तुम बोलेगे ना चेक देके, अरे यार हम डेट डालना भूल गए, वापस दो। नोटिस दे दिया कि भाई डेट नहीं है, उसमें अभी डिफेक्ट है, तो डिफेक्ट सही कर लेते हैं। होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है? सिंपल वर्ड में भैया आप हम लोग को बताएं कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ए बी को दे सकता है, बी सी को दे सकता है, सी डी को दे सकता है। तो जब ये ऐसे ऐसे अलग अलग हाथ में जा रहा है, तो जिसके हाथ में ये आ रहा है वो कौन हो गया? इसके जिंदगी के दौरान, इसके लाइफ टाइम, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मानो लाइफ टाइम में 3 महीना, 3 महीना में ये 10 हाथ में गया होगा, तो वो लोग कौन थे? होल्डर इन ड्यू कोर्स थे। उनको मिला था, ये इंडोर्स होके मिला, चाहे कैसे भी मिला, उनको ये मिला। ठीक है, ये थे होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो भैया अगर ये लोग को केस करना है, मानिए ए दिया था बी को, ए और बी अच्छे दोस्त थे, तो ए बी को दिया, अब बी दिया सी को। सवाल उठता है, क्या वो चेक अगर खराब निकला तो सी बी पे केस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। सी को, होल्डर इन ड्यू कोर्स को हक है केस करने का, अपना खुद का नाम से केस करेगा वो, उसको कोई नहीं रोक सकता। क्यों? लीगल है ना भाई। ये इसको जो पेमेंट दिया ये लीगली दिया ना, बेमतलब का तो थोड़ी दे रहा है, ये फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होगा तभी दिया। अब इसको कोई बात पे भी केस कर रहा है, मानो डिसऑनर हो गया या फिर पैसा नहीं मिल रहा है या फिर चेक में कुछ गड़बड़ी है, तो वो सीधे केस करेगा, सी केस कर सकता है, बी के नाम पे कोई रोक टोक नहीं। अच्छा मानिए बी का गलती नहीं है, तो भैया बी ए के ऊपर केस कर देगा। भैया क्या सी ए के ऊपर केस कर सकता है? पूछ के बताओ, क्या सी ए के ऊपर केस कर सकता है? फटाफट चैट में बताओ।
याद करो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिसाब किताब है भाई। भैया स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन हम लोग को याद है अलाउड है, तो ये स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन अलाउड है, तो सी ए पर भी केस कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं। ठीक है। होल्डर टू सू इन हिज ओन नेम, अभी बताएं हम कि भैया सी जो है वो अपना नाम पे केस कर सकता है, उसको रोका नहीं जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। प्रिजम्पशन, अ नेगोशिएबल इज सब्जेक्ट टू सर्टेन प्रिजम्पशन, कुछ प्रिजम्पशन है, मान्यता है अंडर सेक्शन 118 119 कंसिडरेशन को लेके, डेट को लेके, टाइम को लेके, हम लोग सब अभी देखेंगे। ठीक है। देखो अगर कुछ नहीं बोला तो ये सब मानिए। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, presume, अगर कंसिडरेशन को लेके कुछ नहीं बोला हुआ है तो हम लोग ये मानेंगे कि कोई ना कोई कंसिडरेशन था, तभी ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन रहा है। क्या बोले? कोई ना कोई कंसिडरेशन था तभी ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन रहा है। भैया क्या कंसिडरेशन नहीं होगा फिर भी हम चेक वगैरह इशू कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत बार हम लोग डोनेशन चेक से देते हैं, तो इशू कर सकते हैं, रोक टोक नहीं है। लेकिन कुछ नहीं बोला तो क्या मानेंगे कि कंसिडरेशन था, ये मानेंगे कि उसको एक्सेप्ट किया गया होगा, इंडोर्स किया गया होगा, ट्रांसफर किया गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। ए नंबर फ्री एंड इनवेरेबल ट्रांसफर मतलब एड इंफिनिटम, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है कि तुम इस चेक को 10 बार ट्रांसफर कर सकती है। मतलब अगर ए बी को दिया, बी सी को दिया, सी डी को दिया, तो डी अब ई को नहीं दे सकता। ये सब रोक टोक नहीं लगा है भाई, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जितना बार चाहे ट्रांसफर करो, कोई नहीं रोकेगा तुमको। ठीक है। कंसिडरेशन भैया आप बता दिए कि अगर कुछ नहीं बोला है मानेंगे कंसिडरेशन है। डेट को लेकर समझाइए तो भैया थोड़ा, अगर डेट को लेकर कुछ नहीं बोला है तो एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बियरिंग अ डेट वाज मेड और ड्रॉन ऑन दैट डेट। मानो हम डेट को लेकर कुछ बोले नहीं और बाद में उसके ऊपर एक डेट आया 5 अप्रैल, तो ये डेट को मान लिया जाएगा इस दिन पर ड्रॉ हुआ है। ठीक है। जो भी डेट उसमें आ रहा है पहली बार, उस दिन उसका ड्राइंग को माना जाएगा। जनरली ये रूल होता है ना कि बिना डेट का हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नहीं बनाएंगे। ठीक है। अभी क्या हुआ समझो बात को। रमेश सुरेश, रमेश सुरेश से राशन खरीदा। ठीक है। अभी क्या हुआ, रमेश को पेमेंट करना है, राशन वो खरीदा 3 अप्रैल को और पेमेंट दिया चेक से 7 अप्रैल को। भैया हम लोग क्या मानेंगे ट्रांजैक्शन किस दिन का है? इस दिन का, जिस दिन का डेट चेक में दिया रहेगा ट्रांजैक्शन उस दिन का माना जाएगा। क्लियर हुआ? तुम किसी से कोई सामान लिया है, वो किसी भी दिन लो, जिस दिन पेमेंट वाला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे डेट होगा हम तो वही दिन मानेंगे। ओके भैया। अब बात आता है टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस को लेकर। एवरी बिल ऑफ एक्सचेंज was accepted within a reasonable time after the date mentioned therein but before the date of its maturity। ये तुम ऐसे समझो। अब हम तुम लोग को एक अलग दुनिया में लेके जा रहे हैं, पूरा एक एग्जांपल रहेगा, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। ये है सेलर एंड ये है बायर। सेलर बायर को कुछ बेचा, बायर बोला पैसा तो नहीं है, सेलर बोला कोई दिक्कत नहीं है, हम एक बिल तुमको बना के देते हैं, हम बिल तुमको बना के देते हैं, तुम उसको एक्सेप्ट करो और हमको दे दो, एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दो। हमको जब भी पैसा चाहिए होगा हम ये वाला बिल को बैंक में लेकर जाएंगे और पैसा निकाल लेंगे।
बायर बोला मेरा बैंक में अभी पैसा नहीं है, हम तुमको 3 महीना बाद पेमेंट देंगे। बिल पे लिख दिया हम तुमको 3 महीना बाद पेमेंट देंगे, तो ये बिल अब सेलर 3 महीना बाद लेकर जाएगा। भैया बीच में पैसा का जरूरत पड़ा तो तुम जाओ, बैंक वाला तुमको पैसा देगा कुछ पैसा काट के। अगर 10,000 का है तो बैंक वाला 9,500 देगा, 500 अपने पास रख लेगा, डिस्काउंटिंग। खैर हमारा सवाल अभी वो नहीं है, हमारा सवाल है इसमें ड्रॉवर कौन है। आंसर में बताओ, सेलर है तो एस लिख के भेजो, बायर है तो बी लिख के भेजो। ड्रॉवर कौन है, एस या फिर बी? एनीबडी? हु डू यू थिंक इज द ड्रॉवर? ओके ओके, कॉन्सेप्ट मतलब तुमको क्लियर, ठीक। भैया सेलर जो है वो बिल बना रहा है, वो बिल का मेकर है, तो वो ड्रॉवर हुआ। एक्सेप्टर कौन है बताओ अब चैट में, एक्सेप्ट कौन किया बिल? भैया बी किया, वेरी गुड, तो बी एक्सेप्टर हुआ। और पेई कौन है ये बताओ तो जरा? वेरी गुड, वाह। पेई कौन होता है, कौन बता सकता है? हु इज अ पेई? जिसको तो बता सकता है हु इज अ पेई, हु रिसीव्स द पेमेंट या फिर हु मेक्स द पेमेंट? दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए हु रिसीव्स द पेमेंट, ऑप्शन बी हु मेक्स द पेमेंट। इन दोनों ऑप्शन में से तुम लोग का जवाब चाहिए। पेमेंट करने वालों को बोलेंगे या फिर पेमेंट मिलने वालों को बोलेंगे? पेई। और बाकी बच्चा लोग भी जवाब दो, खाली 2-4 बच्चा को जवाब आ रहा है मेरे पास। तुम लोग का बिल्स हो चुका है, हम तुम लोग से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम लोग जवाब देगा। वो रिसीव्स द पेमेंट, जिसको पेमेंट मिलता है उसको पेई बोलते हैं बच्चा लोग। यहाँ पे पेमेंट किसको मिल रहा है भैया? यहाँ पेमेंट सेलर को मिल रहा है, ठीक है। बायर पेमेंट करेगा, सेलर को पेमेंट मिलेगा। ओके, तो भैया हम लोग को आप कुछ टर्म सिखाएं अभी। पहला तो आप सिखाएं ड्रॉवर या फिर मेकर, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या फिर बिल, समझ लो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बात कर रहे हैं यहाँ पे, बनाता है। दूसरा सीखें ड्रॉई या फिर एक्सेप्टर, जो पेमेंट करेगा। और पेई, जिसको पेमेंट मिलेगा। ये एकदम सिंपल वर्ड में है, इसको चाहो तो कॉपी में लिख लो कहीं। ड्रॉवर जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाएगा, ड्रॉई जो उसको एक्सेप्ट करेगा, पेमेंट करेगा, पेई जिसको पेमेंट मिलेगा। ठीक है भैया, इतना कुछ तो हम लोग सीख गए। आगे सवाल उठा टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस का फिर से। अगर रीजनेबल टाइम में एक्सेप्ट हुआ तो ठीक है। यहाँ पे हमारे केस में 3 महीना का बिल ये बनाने के लिए तैयार है। एक्सेप्टेंस कब मानते हैं? जब ये साइन करता। मानो हम बिल बनाकर बायर यानी कि बी को भेज दिए 14 अप्रैल को, ठीक है। ये बोला 3 महीना का टाइम डाल देना, 3 महीना में पेमेंट कर दिया। और ये जो एक्सेप्टेंस है ये 3 महीने के अंदर ही देना होगा ना, पेमेंट डेट से पहले देना होगा ना। ये बात को समझो। सेलर भेजेगा, देखो सेलर सामान बेचा, पैसा नहीं था, सेलर बिल बना के दिया, ये स्टेज 1, ये स्टेज 2, ये रिटर्न किया स्टेज 3। स्टेज 1 ये बिल कब भेजा? 14 तारीख को। स्टेज 2 बिल एक्सेप्ट होगा, तो एक्सेप्ट ये 3 महीने से पहले होना चाहिए, इस डेट से 3 महीने से पहले होना चाहिए, तभी ना वो बिल वैलिड होगा। यही बता रहे हैं कि भैया जो डेट दिया रहता है ना उसमें
मैच्योरिटी डेट, इसको क्या बोलते हैं, जिस दिन तुमको पैसा मिलेगा, डेट ऑफ मैच्योरिटी। इस डेट से पहले एक्सेप्ट करना जरूरी है। ट्रांसफर करना है तो भैया तब भी ये 3 महीने के अंदर करना होगा। अगर मानो ये 14 को दिया, सेलर 14 को बिल बना के दिया, बायर 14 को एक्सेप्ट कर लिया, बोला 3 महीने का टाइम है, मानो 5 6 7 14 जुलाई को फॉर एग्जाम्पल पैसा मिलेगा, ठीक है, 14 जुलाई को सेलर को पैसा मिलेगा। अगर सेलर को इंडोर्स करना, मानो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स से सेलर को कॉन्ट्रैक्ट किया और सेलर को पेमेंट करना था 3 लाख का। सेलर बोला मेरे पास 3 लाख का एक बिल है, वही हम दे देते हैं इसको। तो ये बिल कब तक दे सकता है भैया, 14/7 से पहले तक दे सकता है, मैच्योरिटी डेट से पहले तक दे सकता है, इसके बाद तो दे ही नहीं सकता है ना, क्योंकि इस दिन तो पैसा मिल जाएगा, पैसा मिलेगा इससे पहले इसी दिन। तो अगर ट्रांसफर करना है तो इस डेट से पहले होना चाहिए। ठीक है, यहां तक भी क्लियर हुआ भैया। ये बताइए ऑर्डर ऑफ इंडोर्समेंट क्या होना चाहिए, जैसा उसमें लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमको नहीं समझ में आ रहा है, बहुत सारा नाम है, ए बी को दिया, बी सी को दिया, सी एम को दिया, एम एन को दिया, तो हम कैसे माने इंडोर्समेंट हुआ। सिंपली ऑर्डर देखो ना, उसमें लिखा रहेगा ए बी को दिया होगा, बी सी को दिया होगा, सी एम को दिया होगा, एन को दिया होगा, एन एम को दिया होगा, ये ऑर्डर वहां पे लिखा रहता है। जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है हम यही मानेंगे कि उस ऑर्डर में काम हुआ। अगर ऑर्डर गलत लिख दिया तो भैया डजंट मैटर। यहाँ पे प्रिजम्पशन दे दिया है सेक्शन नंबर 118 में कि अगर ऑर्डर कैसा लेना है, अगर कुछ नहीं दिया तो भैया जिस मैनर में अपीयर हो रहा है पेपर में उसी मैनर में। ठीक है भैया, ओके। अगला आता है स्टैम्प। बोलता है अ लॉस्ट प्रॉमिसरी नोट या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक वाज ड्यूली स्टैम्प्ड। सिंपल वर्ड में, एकदम रियल लाइफ में, मानो तुम किसी चेक में साइन कर दिया, 5 लाख का चेक है और तुम वहां पे पेई का नाम भी नहीं लिखा है, 5 लाख का चेक तुमसे खो गया, तो डर नहीं लगेगा? वो तो जिसके हाथ में जाएगा उसमें साइन है तुम्हारा, जिसके हाथ में जाएगा वो तुम्हारा नाम देखेगा और बोलेगा ओके अब हमसे पैसा निकाल सकते हैं। तुम क्या करेगा उस टाइम? भैया हम बैंक अकाउंट को ऑर्डर देंगे कि मेरा पेमेंट मत करना। जब तुम चेक फाड़ता है ना बुक में, तो चेक में नंबर होता है ऊपर में 0001 0002, तो तुम बोल देना कि ये जो 2 वाला बिल चेक आएगा इसका ऑर्डर मत करना, खत्म कहानी। या फिर तुम अपना अकाउंट सीज करवा लेना कि मेरा अकाउंट से अभी कुछ भी डेबिट नहीं हो, क्रेडिट करना है करो, डेबिट हम नहीं करने देंगे। समझ रहे बात? हाँ भैया, ठीक है। होल्डर इन ड्यू कोर्स, इसके बारे में आगे और पढ़ना है। होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, जिसके हाथ में वो आया वो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है। फैक्ट ऑफ डिसऑनर, ये क्या है? एनआई डिसऑनर भी हो सकता है ना। मानो हम तुमको कोई चेक दिए, तुम बैंक लेकर गया, मेरा बोला मेरा अकाउंट में पैसा ही नहीं है बैंक वाला, तो वो डिसऑनर हो गया, तुमको पेमेंट नहीं मिला। अब तुम्हारे पास प्रूफ है तो तुम मेरे पे प्रूफ के बेसिस पे प्रोटेस्ट कर सकता है, आंदोलन छेड़ सकता है कि भैया हम आपके ऊपर केस कर रहे हैं। क्यों? चेक डिसऑनर हो गया है, तो तुमको पूरा हक है केस करने का, सेक्शन 119 यही बोलता है। ये सब जानने के पहले एक बात बताया था, शेयर सर्टिफिकेट विद ब्लैंक ट्रांसफर डीड, डिपॉजिट डीड एंड मेड्स रिसीट आर नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट कर दो। शेयर सर्टिफिकेट विद blank transfer deed, deposit receipt and made receipt are not negotiable instrument। भैया इसका क्या मतलब हुआ? देखो शेयर मार्केट में शेयर दो तरीके से खरीदा जाता है। एक तो तुम फिजिकली खरीद सकता है, प्रॉपर तुमको पेपर वगैरह देगा, और एक होता है ऑनलाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं डीमैट अकाउंट से हो रहा है ऑनलाइन। तो जब पेपर वाला हिसाब किताब होता है ना, बहुत बार हम पेमेंट शेयर में करते हैं, तुम लोग अकाउंट में पढ़ा होगा, पैसा नहीं है मेरा कंपनी का शेयर दे दिया, तो बोलता उसको हम नहीं गिनेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। समझो, उसको हम नहीं गिनेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत सिर्फ 3 चीज होता है, क्या क्या? चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। भैया इस 3 के अलावा कुछ नहीं होता है, होता है वो हम आगे देखते क्या होगा।
बट ये 3 मेजर है जो हम लोग को ध्यान में रखना है। हम तुम लोग को 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, तुम लोग पूरा पढ़ो जितना हम पढ़ाए हैं, और फिर हमको बताओ समझ में आया कि नहीं। समझ में आ जाएगा यो करना, नहीं समझ में आएगा डाउट पूछना, ठीक है। जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जिसके पास किताब नहीं है, रीड करते जाओ फटाफट, जो अंडरलाइन है खाली वही रीड करना है। हम जो अंडरलाइन किए हैं तुम लोग को भी अंडरलाइन करना है, हम जो हाईलाइट किए हैं तुम लोग को भी हाईलाइट करना है। क्या सबको समझ में आया? चैट में बताओ कोई डाउट है तो। ओके, एक ही बच्चा का यो आया है, वेटिंग फॉर मोर। श्रुति शर्मा एंड शिवम, ये दोनों को तो क्लियर है, बाकी लोग ये रिदम को भी क्लियर है, राहुल को भी क्लियर है, श्रुति को भी क्लियर है, तस्कीन को क्लियर है, बाकी राखी, रिंकी, ओके रिंकी राखी दोनों को क्लियर है, और कोई तो नहीं है ना? ओके गुड। अब आगे बढ़ते हैं। 2 नोट है, दोनों से अपन डील करते हैं। बोलता है अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वेयर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम इट्स लॉफुल ओनर या फिर कस्टोडियन, एक ही बात है,
by means of an offense, fraud or unlawful consideration, the burden of proving that a holder is a holder in due course lies upon him. ओ भाई ये क्या बोल दिया, ध्यान से सुनो। मानो शिवम जो है वो रिदम को चेक दिया, बट रिदम जो वो चेक ले रही है वो धोखाधड़ी करके ले रही है, फ्रॉड करके ले रही है, ठीक है। इसका लॉफुल ओनर तो था शिवम, हाँ भैया वो तो लॉफुल कस्टोडियन था, बट जो रिदम है वो कुछ ऐसा की कि क्या नाम है उसका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो कंडीशन था वो वायोलेट हो गया। तो यहाँ पे भैया सवाल उठता है, कोर्ट में गए हम, कोर्ट में शिवम गया रोते रोते, केस किया रिदम पे, हमको समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो बर्डन ऑफ प्रूविंग है ये किसके ऊपर है, ये किसके ऊपर है प्रूफ करना, ये शिवम के ऊपर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स जो है उसके ऊपर है या फिर रिदम के ऊपर है, बताओ कौन प्रूफ करेगा कोर्ट में बेगुनाही। ये शिवम का जवाब आया, बाकी बच्चा लोग क्या सोचते हैं, श्रुति भी बोल रही रिदम, ऑब्वियसली भैया जिसके ऊपर केस होगा वो ना प्रूफ करेगा कि मेरे कारण हम बेगुनाह हैं। तो द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट अ होल्डर यानी कि दैट रिदम इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स लाइज अपॉन हिम, ये रिदम के ऊपर है कि वो कैसे प्रूफ करे ये वो फ्रॉड नहीं। ओके, क्योंकि शिवम जब केस करेगा वो तो दे देगा प्रूफ कि देखिए सर हम मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, अब ये रिदम के ऊपर आता है कि हम प्रूफ करें कि ये फ्रॉड नहीं है। गुड गुड गुड। सेकंड पॉइंट, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विल नॉट अफेक्ट सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पेपर करेंसी एक्ट 1871। क्या बोल रहा है कि अगर लोकल लैंग्वेज में कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, अरे प्रोमिसरी नोट क्या होता है भैया, जनरली इंग्लिश में होता है, मानो हम बंगाली में लिख के दिए, हम बंगाल में रहते हैं और हम बंगाली में लिख के दिए, तो क्या भैया उसको वैलिड मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, ठीक है, बिल्कुल मानेंगे। लोकल लैंग्वेज में यूज किया जा सकता है, बस ट्रांसफरेबल होना और इंस्ट्रूमेंट होना ये दो चीज जरूरी होता है, ठीक है भैया, नो इशू, यहां तक कहानी क्लियर है। अब ये जानना चाहते हैं हम कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है नेगोशिएबल बाय स्टैट्यूट, मतलब जैसे कि हम लोग तीन का बात कर रहे हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, ये सब स्टैट्यूट यानी कि लॉ में बोल दिया है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। बट अगला एक टाइप होता है नेगोशिएबल बाय कस्टम और यूसेज। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस है, वहां पे कभी रुपीज में पेमेंट नहीं होता है, हम लोग बिल बना के देते हैं, ठीक है, और वो बिल भोजपुरी में होता है या फिर बंगाली में होता है, तो क्या भैया उस बिल को वैलिड मानेंगे? ये उसका कस्टम है ना, ये उसका रिवाज है ना, उसका ट्रेडिशन है ना, उसका काम करने का आज तक का तरीका है ना, हाँ भैया। तो कैसा भी हो इंस्ट्रूमेंट, किसी भी भाषा में किसी भी तरीके का, उसमें बस दो क्वालिटी देखो, क्या वो नेगोशिएबल है यानी कि ट्रांसफर हो सकता है, और क्या वो इंस्ट्रूमेंट है यानी कि किसी को पेमेंट का हक मिल रहा है। ये दो क्वालिटी कंप्लीट है उसको मान सकते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कोई रोक टोक नहीं है। मतलब भैया चेक, प्रॉमिसरी नोट और बिल्स के अलावा भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, बिल्कुल, उसको बोलते हैं नेगोशिएबल बाय कस्टम और यूसेज। और जो ये तीन है, ये तीन क्या है, बिल, चेक, प्रॉमिसरी नोट, ये है नेगोशिएबल बाय स्टैट्यूट यानी कि जिसको लॉ में दर्जा दे दिया है, ठीक है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं यूसेज में, जैसे डिविडेंड वारंट, सर्कुलर नोट, बियरर डिबेंचर, ये सब थोड़ा तुम लोग जब मैच्योर होगे और आगे जाओगे तब सीखोगे इस चीज के बारे में। ये सब भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसा ही है, पेमेंट में काम आता है, बट क्या इसको एक्ट में बोला है? नहीं, नहीं बोलने का भी कुछ रीजन है, एक्ट का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सारा कैरेक्टरिस्टिक्स ही पूरा नहीं कर पाता है, इसीलिए इसको नहीं बोलते हैं। बट अगर ये नेगोशिएबल है और ट्रांसफरेबल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ठीक है भाई, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की गिनती में आता है, ये बाई स्टैट्यूट नहीं है लेकिन ये बाई कस्टम या फिर बाई यूसेज। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? बाई स्टैट्यूट एक होता है, एक होता है बाई कस्टम, ये सबको क्लियर है तो यो करो फटाक से, फटाफट फटाफट चैट में बताओ।
ठीक है, यो का तादाद कम हो गया है। यस, बढ़ गया बढ़ गया। ओके, एक लास्ट बार हम रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनना। नेगोशिएबल बाय स्टैट्यूट, स्टैट्यूट मतलब लॉ। लॉ में सिर्फ 3, यानी कि इस एक्ट में सिर्फ 3 ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का दर्जा दिया गया है। पहला प्रॉमिसरी नोट, दूसरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तीसरा चेक। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं और इस एक्ट में उसको नहीं बताया गया है, जैसे कि डिविडेंड वारंट, सर्कुलर नोट, बियरर डिबेंचर। ये एक्ट में तो नहीं है लेकिन नेगोशिएबल है, इंस्ट्रूमेंट है, तो इसको हम लोग एनआई बोल सकते हैं। ये एक्ट में क्यों नहीं है भैया? क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े और ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है सब कैरेक्टरिस्टिक को फुलफिल नहीं करता, तो इसको एक्ट में नहीं डालते। भैया मानिए हम लोग का बिजनेस करने का अपना तरीका है, हम लोग एक ऐसा चीज बना रहे हैं जो ट्रांसफर भी किया जा सकता है और हम लोग उसी तरीके से काम करते हैं, तो क्या उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डालेंगे? हाँ, अगर तुम्हारा कोई ट्रेडिशन है, कोई कस्टम है, कोई रिवाज है, तो वो भी नेगोशिएबल है। अगर इजीली ट्रांसफरेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम उसको इसमें डाल सकते हो। बट लॉ सिर्फ इन 3 को ही हक दिया है, बाकी तुम अपना बुद्धि लगाओ और देखो। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का टाइप्स के बारे में। पहला बियरर। भैया बियरर मतलब जिसके हाथ में वो पेपर है, पेमेंट उसको मिलेगा। जिसके हाथ में चेक है, पेमेंट उसको मिलेगा। जिसके हाथ में प्रॉमिसरी नोट है, पेमेंट उसको मिलेगा। बियर करता है जो उसको, जिसके हाथ में वो है उसको मिलेगा। हाँ, लास्ट इंडोर्समेंट जो है वो ब्लैंक होना चाहिए, किसी का नाम नहीं लिखना है। इंडोर्स कर रहे हैं ए दिया बी को तो लिख दिया, सिर्फ बी को पेमेंट मिलना चाहिए। अब वो नेगोशिएबल नहीं है, ट्रांसफरेबल नहीं है। समझ रहे बात को? अब क्या वो ट्रांसफर हो सकता है? एक चेक है, हम लिख दिए ओनली टू बी। अब ये बी किसी को दे सकता है? नहीं भैया, बी को ही लेना हो, तो ये इंडोर्स नहीं हो सकता, तो क्या एनआई होगा? नहीं भैया, नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो ब्लैंक अगर इंडोर्स करे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एक होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी पेएबल टू ऑर्डर, मतलब कि ऑर्डर पे पेमेंट होगा कि भाई इस पर्टिकुलर पर्सन को पेमेंट करो, रेस्ट्रिक्ट कर दो ट्रांसफरेबिलिटी को, जैसे कि हम लोग का केस में था। चेक है, अगर ब्लैंक दे तो हम इजीली ट्रांसफर करेंगे। अगर हम पेमेंट में लिख दिए पे टू मिस्टर मानो राहुल, तो अब पेमेंट राहुल को मिलेगा। तो क्या भैया ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का गिनती में नहीं आएगा? सिंपली सवाल उठता है, क्या उसका ट्रांसफर रुक गया? अगर हाँ तो ये चेक तो है, बट इसको एनआई के एक्ट में नेगोशिएबल नहीं बोलेंगे। समझो, ये जो बात हम लोग पढ़ रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ बताया है? ये एक्ट में बताया है कि तुम चाहो तो उसका इंडोर्समेंट तुम रोक सकता है। जैसे कि मानो एक चेक है जो बहुत बार ट्रांसफर हो चुका है, ए बी को दिया, बी सी को दिया, ऐसे करके 50 बार ट्रांसफर हो गया। इसको अलाउड तो है कैरेक्टरिस्टिक्स में, लेकिन अब जो है उस चेक का ओनर चाहता है, मानो उस चेक के ओनर हम हैं, हम चाहते हैं कि नहीं यार इसका ट्रांसफर हुए जा रहा है, दैट इज नॉट सेफ फॉर मी। हम चाहते हैं कि अब ये सीधे किसी एक बंदा को मिले। तो ये रीजन हम लोग का वैलिड है ना? इसका ट्रांसफर को रोकने का रीजन वैलिड है ना? हाँ भैया, तो हम लोग बोलेंगे ये पेएबल टू ऑर्डर है, मतलब अब हम ऑर्डर दे रहे हैं, ये ट्रांसफरेबल होता कोई दिक्कत नहीं है, बट किसी वैलिड रीजन से हम ऑर्डर दे रहे हैं कि भैया इसी को पेमेंट। और ये बात नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ही बोला है, तो चिंता करने का दरकार नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, लिसन टू माय वर्ड्स केयरफुली, चाहे कुछ भी हो जाए, चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एक्ट में डाला गया है, तो ये रहेगा। भैया ट्रांसफरेबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई रीजन है उसके पीछे भी कि हाँ भाई इसको हम ट्रांसफर करने से रोक रहे हैं और वैलिड रीजन है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अलाउ कर रहे हैं, ठीक है भैया रोक दो, हम इसको अभी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, एकदम सिंपल वर्ड में। भैया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है
ट्रांसफर होना चाहिए, दूसरा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए यानी कि पैसा मिलने का हक होना चाहिए। ये दोनों उसमें होना जरूरी है, लेकिन अगर अचानक से उसका ट्रांसफर होना रुक गया तो क्या हम लोग उसको हटा देंगे? सिंपली चेक हो, प्रॉमिसरी नोट हो या फिर बिल्स हो, इन तीन के अलावा ये दोनों प्रॉपर्टी होना जरूरी है। इन तीन में से अगर ये ट्रांसफर वाला प्रॉपर्टी किसी रीजन से हटाया जा रहा है और वो रीजन वैलिड है तो कोई बात नहीं, हम अभी भी इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं। क्या मेरा बात सबको क्लियर है? फटाफट यो करो चैट में, फटाफट एकदम बिना देरी किए। 3 बार पढ़ाए। हाँ, नेट वालों को, चिंटू जी को फोन करिए ना, कर ठीक कर देंगे। ओके, रिदम का एक सवाल है कि भैया अगर वैलिड रीजन नहीं है तो, वैलिड रीजन नहीं है तो फिर वो कोर्ट में ले जा सकता है कि भाई मेरा ये जो हक हमको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है ये क्यों रोक रहा है। अगर हम राहुल को पेमेंट दिए, ठीक है, और राहुल चाहता है दिल से कि भैया हम इसको इंडोर्स कर सकते हैं, मेरे को और भी बहुत जन को पेमेंट देना है, तो हम उसको चेक दे देंगे सीधे, और हम उसको रोक रहे कि ना 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 हम इंडोर्स करने नहीं देंगे तुमको, ये मेरे पास हक थोड़ी है। तो राहुल सीधे बोलेगा 1 मिनट भैया, आपके पास ये हक नहीं है, मेरा मंजूरी होना चाहिए, मेरा मंजूरी है कि हम इस चेक को और किसी को देना चाहते हैं तो मेरे को वो दे, आप नहीं रोक सकते, हम, मेरे पास वो हक ही नहीं है कि हम इसको रोक दें। समझ रहे बात? इसमें दोनों पार्टी का कंसेंट होना जरूरी है। राहुल वैसा चेक लेगा ही नहीं जिसमें हम उसको रोकना चाहते हैं अगर उसका मंजूरी नहीं है। ओके भैया, अगला है इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट जो या तो ड्रॉ या फिर पेबल इन इंडिया है, दोनों होना जरूरी है। हम बना भी इंडिया में रहे और इंडिया का बंदा को पेमेंट भी कर रहे हैं, वो इनलैंड है, मतलब इंडिया के अंदर ही हो। अगर मानो हम बनाए बाहर, अमेरिका से कोई मेरे को इंडिया में चेक पेमेंट कर रहा है, वो फॉरेन है। अच्छा, हम इंडिया में रहकर श्रीलंका के किसी आदमी को पेमेंट कर रहे हैं, वो फॉरेन है। इंडिया का बिल ड्रॉ भी और पेएबल भी इंडिया में होगा, दोनों कंडीशन होना जरूरी है, ट्विन कंडीशन है, दोनों साथ में होना जरूरी है। ओके, ठीक है भैया। आगे क्या बोलता है? फॉरेन बिल मस्ट बी प्रोटेस्टेड फॉर डिसऑनर इफ सच प्रोटेस्ट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ ऑफ द प्लेस वेयर इट वाज ड्रॉन। जहां पे बिल ड्रॉ होता है, फॉरेन बिल, हमको वहां का लॉ देखना है। मानो कोई बंदा मेरे को अमेरिका से पेमेंट कर रहा है और पेमेंट का जो चेक है वो बाउंस हो गया, तो क्या हम इंडिया में उसके ऊपर केस करेंगे? नहीं भैया, हमको फॉरेन का लॉ देखना होगा कि फॉरेन का लॉ डिसऑनर को लेकर क्या बोलता है। इंडिया में ऐसा कुछ है नहीं भैया, इंडिया में पेमेंट नहीं हुआ है तो हम अपना उसके ऊपर आराम से केस कर सकते हैं, ऑप्शनल है। मेरा मन है तो हम केस कर सकते हैं, मन नहीं है तो केस नहीं कर सकते। बट हर कंट्री का रूल अलग होता है। जहां ड्रॉ हो रहा है, रूल वहां का देखेंगे जहां ड्रॉ हो रहा है। ओके भैया, ठीक है। अब आते हैं अलग टाइप का इंस्ट्रूमेंट में, डिमांड एंड टाइम इंस्ट्रूमेंट। हम लोग बात किए ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज दो टाइप के होते हैं। एक तो हम कुछ नहीं बोले कब पेमेंट करनी, तो तुम सीधे बोल दिया हम जब दिखाएंगे पेमेंट तब मिलेगा, इसको बोलते हैं पेएबल ऑन डिमांड। जनरली ये क्या होता है भैया? चेक, चेक जब आप दिखाओगे आपको तब पेमेंट मिलेगा। एक होता है पेएबल ऑन टाइम, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अ चेक इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड, इसके ऊपर टाइम लिमिट नहीं लगता है। हाँ, हम बोल सकते हैं, मानो हम चेक दिए हैं तस्कीन को, मतलब तस्कीन एक काम कर, इस चेक को अगर इनकैश करना है ना, हफ्ता भर में चल जाना, उसके बाद मेरा पेमेंट जाएगा तो हो सकता है ये बाउंस हो जाए। हम उसको पहले बोल दिए कि भैया हफ्ता भर में तुमको पेमेंट ले लेना, वो बात अलग है। हम चेक में लिख नहीं सकते कि हफ्ता भर में पेमेंट लेना, दैट इज नॉट व्हाट आई कैन डू। बट नोट या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल हो, प्रॉमिसरी नोट हो, इसमें जो होता है टाइम होता है, पीरियड होता है, स्पेसिफाइड इवेंट होता है। दिवाली के बाद पेमेंट हम लिख सकते हैं बिल में, होली के बाद पेमेंट हम लिख सकते हैं प्रॉमिसरी नोट में, 3 महीना बाद पेमेंट हम लिख सकते हैं, इन दोनों चीज में टाइम लगा सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट जो कि चेक होता है, अगर टाइम है तो नोट, प्रॉमिसरी नोट या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो कि टाइम इंस्ट्रूमेंट होता है। बिल्स तुम लोग पढ़ा होगा, 3 टाइप का होता है, एक उसमें से 2 यहाँ पे दिया, एट साइट, ऑन प्रेजेंटेशन।
ठीक है, इसका मतलब होता है डिमांड पे है। बिल डिमांड पे हो सकता है कब, जब उसमें लिखा है एट साइट या फिर ऑन प्रेजेंटेशन, तो क्या बोलेंगे, डिमांड वाला है। अगर डेट लिखा है तो क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे कि टाइम वाला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, एग्जाम में पूछ दिया, द वर्ड एट साइट इज रिटन on a bill of exchange, which of the following type of instrument is it? Demand instrument, time instrument, both, none of the. हम लोग क्या बोलेंगे, डिमांड। चेक भी तो कुछ मंथ के बाद डिसऑनर्ड हो जाता है ना भैया। हाँ शिवम, रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम के अंदर चेक को इनकैश कराना होता है। अब हम चेक लिए 5 साल पहले और आज जाके पेमेंट मांग रहे, थोड़ी देगा। रीजनेबल टाइम भी होना जरूरी है। ओके, अब आते हैं जेन्युइन, अकोमोडेशन एंड फिक्टिशियस बिल। सीधे वर्ड में जेन्युइन बिल क्या होता है भैया, जिसको इजीली बनाए, एक्सेप्ट करे, इंडोर्स करे, वो जेन्युइन बिल, जिसको कोई रोक टोक नहीं, एकदम आराम से बन जाए। ओके, अच्छा अगर बिना कंसिडरेशन का कोई बिल बन रहा है तो क्या होगा, उसको बोलेंगे अकोमोडेशन बिल। इंपॉर्टेंट है, अकोमोडेशन बिल मतलब बिना कंसिडरेशन का है, बदले में कुछ मिल नहीं रहा है और हम बना दे रहे हैं, समझे। व्हेन ड्रॉवर और पेई दोनों फिक्टिशियस है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मानो हम पेमेंट कर रहे हैं मिस्टर चंपकलाल गड़ा को, असल में वैसा कोई आदमी है नहीं भैया, तो इसको बोलते हैं फिक्टिशियस बिल। जब ड्रॉवर या फिर पेई फिक्टिशियस हो, दोनों में से एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, अगर वो फिक्टिशियस है तो उसको फिक्टिशियस बिल बोलेंगे। इफ बोथ ड्रॉवर एंड पेई ऑफ अ बिल आर फिक्टिशियस, the acceptor is liable to hold to a holder in due course if the holder in due course can show that the signature of the supposed drawer and that of the first page are in the same handwriting। बात को समझना, हम बात किए मोतीलाल, ऐसा कोई आदमी है ही नहीं, बट हम इसके नाम पे एक बिल बना दिए और ये बिल हम दिए अजय को। अजय है, अजय क्या किया, इस बिल को साइन किया और वापस कर दिया। अब हम देखें मोतीलाल का तो आदमी है नहीं, तो हम किसको पेमेंट करें, तो हम एक और नाम बनाए। हम बोले चलो ना मोतीलाल का नाम से क्या पेमेंट ले रहे हैं, जेठालाल का नाम से पेमेंट लेते हैं। पता चला इस नाम का भी आदमी नहीं है, समझ रहे बात को, इस नाम का भी आदमी नहीं है। अब बताओ अजय का पेमेंट किसको मिलेगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अजय का पेमेंट किसको मिलेगा भैया। जब बिल बनाते हैं तो ड्रॉअर भी साइन करता है ना, ड्रॉअर का भी साइन होना जरूरी है ना। अच्छा पेमेंट जो है, पेमेंट जो है वो पे ही लेगा। अभी हम अगर किसी फेक नाम से ड्रॉ किए और किसी फेक नाम से पेमेंट ले रहे हैं, साइन तो मेरा ही होगा ना, साइन तो यहाँ भी हम ही करेंगे ना। हमको सॉरी अजय को सिर्फ इतना प्रूफ करना है कि ये साइन सेम आदमी की है। वो कैसे भी कर सकता है, साइन का राइटिंग दिखा के, साइन का स्ट्रक्चर दिखा के, कुछ भी उसके पास अगर वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, इस बात को प्रूफ करने के लिए उसको बस प्रूफ करना है कि ड्रॉवर और फर्स्ट पेई जो है दोनों का हैंडराइटिंग सेम। फिर से रिपीट कर, मिस्टर एक्स सही बंदा था, वो बिल, श्रुति ड्राइंग मत करो तो, वो बिल ड्रॉ किया मोतीलाल के नाम से, कोई रीजन था उसको अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना, और वो पेमेंट ले रहा है जेठालाल के नाम से। सवाल उठता है अजय कैसे प्रूफ करे कि ये फेक है, फिक्टिशियस है, सिंपली ड्रॉवर और पेई का साइन को मैच करके। देखो, if the holder in due course can show that the signature of the supposed drawer and that of the first page are in the same handwriting, okay, कोई बात नहीं छूटी, ठीक है। अच्छा भैया अजय ही प्रूफ करेगा क्या, और कोई नहीं कर सकता? अरे हो सकता है ये चेक घूम फिर के विजय के पास आया हो, अब विजय चिंता में है कि यार इतना सारा नाम है, ये लोग है भी कि नहीं, आखिरकार अजय पेमेंट इसको देगा। अजय बोल रहा है हम तुमको पेमेंट नहीं देंगे, हम तो मोतीलाल से बात किए थे, अजय ऐसा नहीं कर सकता, ये तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ना, ये तो ट्रांसफर हो सकता है, समझो सिंपली, ठीक है भैया, समझ में आ गया। अगर विजय जो कि होल्डर इन ड्यू कोर्स है, उसके पास कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया है जिसका ड्रॉवर भी फेक है और फर्स्ट पे ही पहली बार में जिसको पेमेंट मिलना था वो भी फेक है,
दोनों का साइन चेक कर लेगा और प्रूफ कर देगा कोर्ट में कि ये लोग कुछ गेम करता है। दैट्स इट। ठीक है भैया, हम लोग सीख गए जेन्युइन बिल जो एकदम सिंपली सब कुछ अच्छा है, इजीली ड्रॉ हुआ, इजीली एक्सेप्ट हुआ, इजीली इंड्यूस हुआ। दूसरा एकोमोडेशन बिल, भैया विथआउट कंसिडरेशन वाला बिल को एकोमोडेशन बिल बोलते हैं। तीसरा फिक्टिशियस बिल, जहां पे ड्रॉयर या फिर पेई या फिर दोनों फिक्टिशियस है, एग्जिस्ट ही नहीं करते, झुट्टे मुट्टे नाम बना दिया, उस केस में उसको बोलेंगे फिक्टिशियस बिल। फिक्टिशियस बिल में जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, यानी कि जिसके पास भी वो बिल है, वो सिर्फ प्रूव करेगा कि ड्रॉवर और पेई का हैंडराइटिंग सेम है या फिर ये लोग दोनों एक ही बंदा है, तो बस उसका काम हो गया, वो उसको पेमेंट मिल जाएगा, उसको उसका चिंता नहीं लेना है। ओके भैया। अगला क्लीन एंड डॉक्यूमेंटरी बिल। अगर मानो हम तुमको एक चेक दिए जिसके साथ कुछ स्टेपल नहीं किया, तो वो है क्लीन बिल। जिसके साथ कुछ एनेक्स नहीं हुआ, यानी कि स्टेपल नहीं हुआ, चिपकाया नहीं दिया, हम तुमको चेक दिए, उसके साथ हम अपना कंपनी का एक कागज दिए जिसमें मेरा बिल था, मतलब इतना रुपया का बिल बना तो बताएंगे ना भाई क्या चीज का बिल है, हम वो स्टेपल करके दे दिए, इसको बोलेंगे डॉक्यूमेंट्री बिल। क्यों? इस चेक के साथ एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है ना, देखो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है तो इसको डॉक्यूमेंट्री बिल बोलेंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट को स्टेपल नहीं करेंगे, क्लीन बिल, और किसी को स्टेपल कर दिए तो डॉक्यूमेंट्री बिल, सिंपल। ओके भैया, ये तो समझ गए। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? बोल रहा है कि अगर एक इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है, उसको बनाते टाइम कोई गलती हुआ है, तो उसको एम्बिगस बोलेंगे। ठीक है, मानो हमको कोई चेक मिला जिसमें कोई फॉल्ट था, तो उसको हम कौन सा बोलेंगे? कैसा इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास? एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट है। मानो एक यहाँ पे अच्छा बात बताया कि अगर वर्ड्स में अलग अमाउंट है और फिगर में अलग अमाउंट है, ऐसा कोई गलती हो गई, वर्ड्स में हम लिख दिए 50 लाख, वर्ड बोल रहे हैं फिगर में, और वर्ड्स में लिख दिए ₹5 लाख, तो किसको लें? तुम लोग बताओ तो जरा, तुम लोग के अकॉर्डिंग किसको लेना चाहिए? वर्ड्स वाला को या नंबर वाला को? भैया वर्ड्स वाला को, ये वाला को, जो 5 लाख रुपीज इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, उसको। क्यों भैया? नंबर में तो हो सकता है गलती से ज्यादा जीरो डाल दे, बट ऐसा इसमें तो कुछ नहीं होगा, इसीलिए वर्ड्स वाला को लेंगे, फिगर्स वाला को नहीं लेंगे। ओके भैया, हम लोग सीख गए कि अगर गलती होता है तो एम्बिगस बोलते हैं, अगर ऐसा कोई गलती है जिसमें वर्ड और फिगर अलग अलग है तो हम लोग वर्ड वाला को लेंगे, यानी कि जो इंग्लिश में लिखा है उसको लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इनकोएट इंस्ट्रूमेंट के बारे में। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो इनकम्प्लीट है, डेट लिखना भूल गए, साइन करना भूल गए, उसको इनकोएट बोलेंगे। देखो हम लोग सीखे हैं डिफेक्ट होता है अलग अलग टाइप का, अगर कोई फॉल्ट है, डिफेक्ट मतलब कोई गलती हुआ है, उसको एम्बिगस बोलेंगे, और कुछ छूट गया है, इनकम्प्लीट है, उसको इनकोएट बोलेंगे। ठीक है, मानो स्टैम्प करना भूल गए हम बिल को, अपना कंपनी का स्टैम्प जो फर्म है उसके स्टैम्प लगाना भूल गए, तो ये इनकम्प्लीट है। अच्छा भैया, ये बताइए इसका इफेक्ट क्या है? When a person signs and delivers to another a blank or incomplete stamped paper, बस स्टैम्प किया हुआ है, कुछ लिखा ही नहीं है उसमें, he authorizes the other person to make or complete upon it a negotiable instrument for any amount not exceeding the amount covered by the stamp. याद करो, स्टैम्प पेपर तुम लोग जानते हैं क्या होता है? 10 रुपया नोट छपा रहता है, 50 रुपया का नोट छपा रहता है, 100 रुपया का नोट छपा रहता है। अगर वैसे ही कोई दिए, मानो एक स्टैम्प पेपर है, उसमें ऐसे 100 रुपया का नोट बना हुआ है, लेकिन हम लिखना भूल गए कि कितना का कॉन्ट्रैक्ट है, तो भैया कितना तक का कॉन्ट्रैक्ट इसमें हम कर सकते हैं? जितना का पेपर है उतना का, 100 है ना, 100 तक का तुम करो, कोई दिक्कत नहीं, इससे ज्यादा का नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है। ओके, ठीक है भैया। स्क्रो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? स्क्रो इंस्ट्रूमेंट, when an instrument is drawn conditionally for a specified purpose as a collateral security and not for the purpose of transferring property therein, it is called escrow instrument। मतलब कि हमको इंस्ट्रूमेंट बनाए ताकि हम गिरवी रख सके, हम एक बिल बनाए, फिर एक प्रोमिसरी नोट बनाएगा, तुम हमको 5 लाख रुपया दो, बोला क्या प्रूफ है तुम देगा? हम प्रोमिसरी नोट बना के दे दिए, तो इसको बोलेंगे क्या? escrow इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे कोई कंडीशन है क्या पेमेंट का? नहीं भैया,
बस हमको जब कल को पेमेंट नहीं देंगे तो प्रोमिसरी नोट दिखा के हमसे पेमेंट छीन सकता है, मेरा प्रॉपर्टी बेच सकता है। एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट का कीवर्ड है कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे दिया जाता है, ट्रांसफर करने के लिए नहीं दिया जाता है। ये क्या है? कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, ओके। अगेन 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, सारा एक बार टाइप पढ़ लो, क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल को पढ़ लो। बियरर, ऑर्डरर। बियरर में जिसके हाथ में होगा उसको मिलेगा, लास्ट वाला इंडोर्समेंट ब्लैंक होना चाहिए। ऑर्डर में हम जिसको पेमेंट करने बोलेंगे उसको मिलेगा। इनलैंड यानी कि जो ड्रॉ भी इंडिया में हो रहा है, पेएबल भी इंडिया में हो रहा है। फॉरेन या तो वो ड्रॉ इंडिया के बाहर हो रहा है या फिर वो पेएबल इंडिया के बाहर हो रहा है। ओके भैया, लॉ कहाँ का लगेगा अगर फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है तो? जहां ड्रॉ हो रहा है वहां का लगेगा। डिमांड भैया जब पेमेंट मांगे तब दे दो। कौन होता है? चेक होता है। ठीक है भैया। और इन टाइम भैया जो उसमें टाइम दे दिया तो उसको टाइम इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। बिल कैसा होता है? बिल दोनों होता है भैया। अगर टाइम दिया हुआ है तो टाइम इंस्ट्रूमेंट, टाइम नहीं देकर कुछ वर्ड लिख दिया जैसे कि एट साइट या फिर ऑन प्रेजेंटेशन, तो हम लोग डिमांड इंस्ट्रूमेंट मानेंगे। ओके। जेन्युइन बिल सिंपली एकदम अच्छा बिल है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना है, एक्सेप्ट हुआ है, इंडोर्स हुआ है। ओके। अकोमोडेशन बिल भैया बिना कंसिडरेशन के जो बिल मिले उसको अकोमोडेशन बिल बोलते हैं। फिक्टिशियस बिल भैया या तो ड्रॉवर यानी कि बनाने वाला या फिर पेई जिसको पेमेंट मिलने का है, वो दोनों में से कोई भी इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसको फिक्टिशियस बिल बोलेंगे। भैया मेरे पास एक बिल है, उसका ड्रॉवर या फिर पेई जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे? तुमको प्रूव करना है कि ड्रॉवर और पेई का हैंडराइटिंग मैच कर रहा है, दोनों एक ही आदमी है। क्लीन बिल भैया नॉर्मली एक बिल दिए तुमको हाथ में, उसमें कुछ स्टेपल करके दे दिए साथ में, तो डॉक्यूमेंटरी बिल। एम्बिगुअस बिल भैया, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? फॉल्टी है, जिसमें कुछ गलती हुआ है, वर्ड वर्ड या फिगर वगैरह लिखने में गलती होगा तो क्या करेंगे? फिगर वाला ले लेंगे। इनकोएट मतलब भैया जो इनकम्प्लीट है। अगर एक स्टैम्प पेपर तुमको दिए जिसमें अमाउंट नहीं लिखे तो कितना रुपया तक तुम उससे निकाल सकता है? भैया जितना रुपया का स्टैम्प पेपर है वो, अगर वो पेपर के ऊपर ऐसे 100 रुपया वाला बना हुआ है नोट, तो हम 100 ही रुपया निकाल पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखा है तब। ओके। अच्छा, एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है भैया? जब हम गिरवी सामान लोन वोन लेते हैं तो कुछ गिरवी रखने के लिए हम एक बिल दे दिए या फिर चेक दे दिए या फिर प्रॉमिसरी नोट दे दिए, उसको बोलते हैं एस्क्रो। क्या तुम लोग को सारा टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्लियर है? फटाफट यो करो। सर एक डाउट। हाँ पूछो रिदम। सर जो फिक्टिशियस इंस्ट्रूमेंट है उसमें जैसे कि आप एग्जांपल बताए थे अजय वाला, तो अगर वो प्रूफ कर देगा कि दोनों का साइन मैच कर है तो जो अमाउंट है जो पेबल वो तो ड्रॉर को पेबल होता है ना, तो पेई को पेबल होता है ना। तो अगर इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है अजय के पास तो अगर वो प्रूफ कर देगा तो वो पेई को पैसा मिलेगा ना? नहीं, हमारे केस में वो इंडोर्स हुआ था ना, विजय के पास था। ठीक है, और अजय जब पेमेंट करने वाला था ना, तब ये लोग को लगा कि कुछ घपला हुआ, तब ये लोग मिलकर चुके। देखो अल्टीमेटली इसको किसी चीज से मतलब नहीं, इसको पेमेंट देने से मतलब है। बट सवाल उठता है कि फेक नाम क्यों यूज हुआ है? हो सकता है अगर मानो हम मोतीलाल के नाम पे पैसा निकाल रहे तो हम इनकम टैक्स बचा रहे हैं, हम गलत काम कर रहे हैं। तो फेक नाम यूज नहीं करना, अगर फेक नाम यूज करा तो उसके पीछे का रीजन जानना जरूरी हो जाता है कोर्ट को। ठीक है, बहुत बार फ्रॉड होता है फेक नेम पे, इसीलिए। ओके सर। किसी और को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो यो करो फटाक से। ओके ठीक है, 2 जन का यो आया खाली अभी तक, बाकी लोग? ओके, श्रुति रिदम शिवम को क्लियर है, बाकी लोग? राखी को भी क्लियर है, तस्कीन को भी क्लियर है। श्रुति शर्मा तेरे को क्लियर हुआ? तेरे को भी क्लियर हुआ। ओके राहुल, ओके ठीक है। ये सब जो है ये सब तुम लोग पढ़ लिए भैया। ड्रॉवर आप सिखा दिए हैं,
एक्सेप्टर आप सिखा दिए, एक्सेप्टर फॉर ऑनर बाकी है, पेई आप सिखा दिए, होल्डर आप सिखा दिए, होल्डर इन ड्यू कोर्स आप सिखा दिए, इंडोर्सर जो इंडोर्स करता है, इंडोर्सी जिसके नाम पे इंडोर्स होता है। नेक्स्ट क्लास हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, चिंता करने वाला बात नहीं है, पूरा एग्जाम्पल हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए क्लास यहीं पे है। हम लोग का नेक्स्ट लॉ क्लास आई थिंक परसों होगा, ठीक है, क्योंकि कल मैम वो एनपीओ का डाउट लेना चाहती है, तो तुम लोग एनपीओ का डाउट के साथ प्रिपेयर्ड रहना। दैट्स इट फॉर टुडे।